जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 291 से लेके 300 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 291, द ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फुटिंग इज 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ द फुटिंग इज 1.5 मीटर वाइड at a depth of 1 meter in a clay soil with unit weight of 20 kilonewton per meter cube, then the bearing capacity will be option A 400, option B 430, option C 435 and option D 440। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग आपको दी गई है 450 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी मतलब आपको QU की वैल्यू दी गई है 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फुटिंग इज 1.5 मीटर वाइड एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर, मतलब B की वैल्यू विड्थ की वैल्यू दी गई है आपको 1.5 मीटर एंड डेप्थ की वैल्यू हमारी दी गई है 1 मीटर एंड यूनिट वेट आपको दी गई है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है बियरिंग कैपेसिटी विल बी। अब आपको यहाँ पे आपको नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है। जैसे कि हमको पता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। ओवरबर्डन प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं गामा इंटू DF भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में QU की वैल्यू कितनी दी गई है, तो QU की वैल्यू 450 दी गई है, तो 450 माइनस गामा की वैल्यू यहाँ पे कितनी गई है 20 दी गई है और डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन हमारा कितना है 1 मीटर है, तो 20 इंटू 1, तो 450 माइनस 20 हमारी वैल्यू आ जाती है 430 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 430 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 400 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 430, बी इज द करेक्ट आंसर। The permissible settlement is relatively higher. Option A, isolated footing on clay. Option B, isolated footing on sand. Option C, raft on clay. And option D, raft on sand. इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम अलाउबल सेटलमेंट किस में ज़्यादा होगा, आइसोलेटेड फुटिंग में क्ले में ज़्यादा होगा, या आइसोलेटेड फुटिंग में हमारा सैंड में ज़्यादा होगा, या राफ्ट फुटिंग में हमारा क्ले में ज़्यादा होगा, या तो राफ्ट फुटिंग ऑफ सैंड में ज़्यादा होगा। तो एज़ पर गाइडलाइंस जैसे कि बताया गया है कि मैक्सिमम अलाउबल सेटलमेंट हमारा आइसोलेटेड फुटिंग में और राफ्ट फुटिंग में सैंड के लिए और क्ले के लिए वैल्यू बताया गया है। पहला हमारा आइसोलेटेड फुटिंग में हमारी सैंड के लिए वैल्यू दी गई है 50 mm, मतलब हमारा अलाउबल सेटलमेंट कितनी होगी सैंड के लिए, जब हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग करेंगे तो 50 होती है और क्ले के लिए हमारी वैल्यू होती है 75 mm। यही चीज़ राफ्ट फाउंडेशन हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा सैंड के लिए हमारी वैल्यू हो जाती है 75 mm और क्ले के लिए हमारी अलाउबल सेटलमेंट होती है 100 mm। तो इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमारा देखिए आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले की बात कर रहा है, मतलब आइसोलेटेड फुटिंग में क्ले की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी। फिर सैंड में हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 50 हो जाएगी। राफ्ट ऑन क्ले में हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 mm हो जाएगी। राफ्ट ऑन सैंड में हमारी 75 mm हो जाएगी। इन सब में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमको जैसे नज़र आ रहा है कि 100 mm है सबसे ज़्यादा, मतलब राफ्ट फुटिंग में हमारा क्ले की वैल्यू कितनी होती है अलाउबल सेटलमेंट 100 mm होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले। आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ क्ले में हमारा मैक्सिमम अलाउबल सेटलमेंट 75 mm होती है। फिर आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड में हमारी मैक्सिमम अलाउबल सेटलमेंट 50 mm होती है। राफ्ट ऑन क्ले में हमारी अलाउबल सेटलमेंट 100 mm होती है एंड राफ्ट ऑन सैंड में हमारी अलाउबल सेटलमेंट 75 mm होती है। तो सबसे ज़्यादा हमारी होती है राफ्ट ऑन क्ले में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 293, फॉर ए डैम्प्ड वाइब्रेटिंग फाउंडेशन सिस्टम विथ ए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम C इक्वल टू डैम्पिंग कोएफिशिएंट, CC इक्वल टू क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, delta equal to logarithm decrement and the relation between C,
Cc and delta is given by। इसका इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा के बारे में पूछा जाएगा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के बारे में पूछा गया है। तो इसका इक्वेशन होता है हमारा 39.4784 ब्रैकेट में Cc डिवाइडेड बाय C स्क्वायर C माइनस Cc का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपको जनरली याद ही रखना है क्योंकि ये आपको कैल्सी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जब भी आपको पूछे जाएंगे डैम वाइब्रेटिंग फाउंडेशन सिस्टम में लॉगरिथम डिक्रीमेंट का रिलेशन क्या होगा, तो 39.4784 हो जाएगा ब्रैकेट में Cc डिवाइडेड बाय हमारा क्या होता है क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस डैम्पिंग कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। 6.283 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 6 पॉइंट बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 39.4784 मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 294 फॉर अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग द एरिया रेशियो फॉर ए थिन वॉल सैम्पलर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30% एंड ऑप्शन डी 35%। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब हम लोग अनडिस्टर्ब सैंपल को कलेक्ट करेंगे तो हमारी एरिया रेशियो थिन वॉल सैम्पलर के लिए कितनी होगी। तो जैसा कि हमको पता है कि जब हम लोग अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं थिन वॉल सैम्पलर से तो हमारी एरिया रेशियो 20% से कम होनी चाहिए। मतलब ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब 20% से हमारी कम होनी चाहिए और 10% से कम होना चाहिए, मतलब 20% से हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया 15%, बिल्कुल सही जवाब, 20% से कम है, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब याद रखिएगा आप लोग, हम लोग थिन वॉल सैम्पलर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो थिन वॉल सैम्पलर हम लोग कंसोलिडेशन टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं और हम लोग कोहेसिव सॉइल का स्ट्रेंथ निकालने के लिए भी हम लोग थिन वॉल सैम्पलर यूज़ करते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थिन वॉल सैम्पलर हम लोग कौन कौन से चीज़ में यूज़ करते हैं, तो कंसोलिडेशन टेस्टिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। जब हमारा कोहेसिव सॉइल की स्ट्रेंथ निकालनी है उसमें भी हम लोग थिन वॉल सैम्पलर यूज़ करते हैं। जैसा कि हमको पता है एरिया रेशियो हमारी 20% से कम होगी, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 15%, मतलब लेस देन 15%, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 295 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट डैश रिलेटिव डेंसिटी, वेन शियर टेस्ट डैश कोहेजन एंड कंसोलिडेशन टेस्ट डैश बियरिंग कैपेसिटी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 एलोन, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी 2 एंड 3। इस क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका मैचिंग भी दिया गया है और आपको बताया गया है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसा पहला स्टेटमेंट दिया आपको स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जैसा कि हमको पता है कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी निकाल सकते हैं और दूसरा हम लोग शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर भी निकाल सकते हैं एसपीटी टेस्ट से। अब हमको पता है एसपीटी टेस्ट कैसा होता है, तो वो इन सीटू टेस्ट होता है, मतलब इसको हम लोग कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो साइट पे परफॉर्म करते हैं। और ये जो टेस्ट होता है ये हमारा इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब 1 इज़ करेक्ट आंसर। दूसरा है हमारा वेन शियर टेस्ट। हमको पता है वेन शियर टेस्ट से हम लोग शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं और वेन शियर टेस्ट हम लोग कौन से सॉइल के लिए निकालते हैं, तो शियर स्ट्रेंथ हम लोग कोहेजन सॉइल के लिए निकालते हैं, मतलब क्ले सॉइल के लिए हम लोग निकालते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा है हमारा कंसोलिडेशन टेस्ट और ऑप्शन में दिया हुआ बियरिंग कैपेसिटी। जैसा कि हमको पता है कि कंसोलिडेशन टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन निकालते हैं। रेट ऑफ कंसोलिडेशन निकालते हैं या तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कंसोलिडेशन निकालते हैं, यही चीज़ निकालते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट से। तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेशन निकालते हैं, ना कि बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो कंसोलिडेशन टेस्ट से हम लोग बियरिंग कैपेसिटी नहीं निकालते हैं, मतलब तीसरा स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी और पहला और दूसरा सही हो जाएगी। ऑप्शन ए दिया 1 2 एंड 3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 1 एलोन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 1 एंड 2 मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 296 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2
with group symbol of Indian standard classification and select the correct using the code given below. List 1 and list 2. List 1 में दिया गया आपको well graded gravel sand mixture with little or no fines. दूसरा दिया हुआ poorly graded sand और gravel sand with little or no fines. फिर तीसरा दिया हुआ inorganic silt with very fine sand और clay silt with low plasticity. एंड चौथा दिया हुआ है inorganic clay of high plasticity. अब आपको लिस्ट 2 में दिया है ML, CH, GW एंड SP. तो सबसे पहले हमको समझना है M मतलब क्या होता है. तो M मतलब हम लोग बोलते हैं सिल्ट बोलते हैं. L मतलब हमारा क्या होता है कि हम लोग लो प्लास्टिसिटी बोलेंगे. जब भी आपको L सिंबल आएगा तो आप इसको लो प्लास्टिसिटी बोलते हैं. H मतलब हम लोग क्या बोलते हैं जैसे आपको H बोला गया है तो हम इसको बोलते हैं हाईली प्लास्टिक. कैसा बोलते हैं हम लोग? हाईली प्लास्टिसिटी बोलेंगे और हाईली लिक्विड लिमिट बोलेंगे. अब C मतलब क्या होता है? C को हम लोग डिनोट करते हैं क्ले से. अब यहाँ पे G मतलब होता है ग्रेवल एंड W मतलब होता है वेल ग्रेडेड. हमेशा आपको याद रखना ये सब सिंबल. S मतलब होता है सैंड और P मतलब होता है पुअरली ग्रेडेड. अब चलिए हम लोग मैच करते हैं. पहला दिया हुआ आपको वेल ग्रेडेड ग्रेवल, मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल मतलब आपको सिंबल क्या होगी? W वाली होगी. अब वेल ग्रेवल सैंड बोला गया है तो वेल ग्रेवल सैंड में हमारा क्या हो जाएगा? सैंड मिक्सचर विथ लिटिल और नो फाइन्स बोला गया है तो वेल ग्रेडेड सैंड में आपको सिंबल क्या हो जाएगा? GW हो जाएगा. तो ढूंढिए यहाँ पे GW कहाँ पे है? तो GW हमारे तीसरे नंबर पे है. तो तीसरा नंबर फर्स्ट का हमारी तीसरा हो जाएगी. फिर पुअरली ग्रेडेड मतलब सिंबल P वाली होगी. P वाली ढूंढिए कहाँ पे है? तो भाई SP में है, मतलब चौथे वाले में हो जाएंगे. फिर हमारा देखिए इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ वेरी फाइन सैंड क्ले सिल्ट विथ लो प्लास्टिसिटी मतलब L वाला ढूंढिए. L वाला वर्ड कहाँ पे है? तो फर्स्ट में है. तो हमारी क्या हो जाएगी? 3, 4, 1 हो जाएगी. अब इनऑर्गेनिक क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी C वाली कहाँ पे है? तो हमारी सेकेंड में है हमारी. तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 3, 4, 1, 2. तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन ए दिया हुआ है 3, 1, 4, 2 बिल्कुल गलत है. ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है. अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ML लिखा हुआ है तो आपको राइट में L है और लेफ्ट में ML है. तो इसको हम लोग ऐसे जाएंगे, इस ढंग से जाएंगे. ठीक है. L मतलब लो, H मतलब हाई, W मतलब वेल ग्रेडेड, P मतलब पुअरली ग्रेडेड. तो इस ढंग से आपको अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 297. ए सैंपल ऑफ सॉइल हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. लिक्विड लिमिट आपको दी गई है 45%, प्लास्टिक लिमिट आपको दी गई है 25%, श्रिंकेज लिमिट दी गई है आपको 17%, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आपको दी है 30%. अब आपको निकालना है कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल. ऑप्शन ए 15/20, ऑप्शन बी 13/20, ऑप्शन सी 8/20 एंड ऑप्शन डी 5/20. अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है IC से डिनोट करते हैं. IC का फॉर्मूला होता है WL माइनस W डिवाइडेड बाय IP. मतलब यही हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है. तो WL हमारे यहाँ पे दिया हुआ है लिक्विड लिमिट, मतलब लिक्विड लिमिट यहाँ पे कितनी दी गई है? 45 दी गई है. तो 45 लिख लीजिए. माइनस W मतलब वाटर कंटेंट आपको कितनी दी गई है? तो 30% दी गई है. तो 45 माइनस 30. अब वहाँ पे आपको IP निकालना है. तो हमको पता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं. तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. तो लिक्विड लिमिट कितनी है हमारी? 45%. प्लास्टिक लिमिट कितनी है हमारी? 25%. तो 45 माइनस 20 मतलब यहाँ पे 20 हो जाएगा. मतलब नीचे हमारी 20 हो जाएगी. तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 15/20 हो जाएगी. ये हमारी IC की वैल्यू हो गई. तो चलिए हम लोग चेक करते हैं. ऑप्शन ए 15/20 मतलब ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 298. The strata of soil consist of 3 layers of equal thickness. The permeability of top and bottom layer are K equal to 10⁻⁴ centimeter per second and middle layer is 10⁻³ centimeter per second. Then the value of the horizontal coefficient permeability for the entire soil layer. अब यहाँ पे आपको पूछा गया है हॉरिजेंटल कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी, मतलब हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि पैरेलल टू बेडिंग प्लेन. जब भी आपको हॉरिजेंटल पूछा जाएगा तो हमको समझ जाना है किसकी बात कर रहा है. वो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन की बात कर रहा है. अब इस पैरेलल टू बेडिंग प्लेन में हम लोग इक्विवेलेंट परमिलिटी कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है K1 × H1 प्लस K2 × H2 प्लस
K3 इंटू H3 अप टू Kn इक्वल टू Hn डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3 अप टू Hn के बराबर Hn-1 के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, स्ट्राटा ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। तो चलिए फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे 3 लेयर बना लेते हैं। यहाँ पे 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर दिया गया है। अब यहाँ पे सबकी थिकनेस इक्वल है, मतलब मान के चलते हैं ये H है और ये भी H है और ये भी H है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, टॉप एंड बॉटम लेयर, मतलब टॉप लेयर हमारी ये है तो ये हमारी वैल्यू 10⁻⁻⁴ है और बॉटम लेयर ये है तो ये भी हमारी 10⁻⁴ है और मिडिल लेयर कितनी है 10⁻³ है। अब आपको बोला है हॉरिजॉन्टल परमिटिविटी निकालने के लिए, तो ये हमारी K1 हो गई, ये हमारी K2 हो गई, ये हमारी K3 हो गई। चलिए हम लोग पुट करते हैं, तो हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी 10⁻⁴ इंटू H प्लस 10⁻³ इंटू H प्लस 10⁻⁴ इंटू H। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस H, मतलब अब इसमें हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे 10⁻⁴ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे 10⁻³ है मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी हमारी 1 हो जाएगी इंटू H डिवाइडेड बाय 3H हो जाएगी। H कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 प्लस 11 प्लस 12 मतलब 12/3 इंटू 10⁻⁴ मतलब 3 4 जा 12, मतलब हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगी। ऑप्शन ए देखिए 2 इंटू 10⁻³ बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 4 इंटू 10⁻⁻3, तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस ढंग से आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली आसानी से पता लग जाएगा। 299 रेशियो ऑफ द एनर्जीज imparted to the soil sample in a modified Proctor compaction test and standard Proctor compaction test। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4.5, ऑप्शन सी 2.2 एंड ऑप्शन डी 1.8। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है, रेशियो पूछे गए हैं एनर्जी इम्पार्टेड टू सॉइल सैंपल इन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट टू दी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो सबसे पहले हमको समझना है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में समझते हैं और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा है एनर्जी इम्पार्टेड टू दी सॉइल सैंपल, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हैमर का वेट हमारा SPT में कितनी होती थी, तो 2.7 kg होती थी। यही चीज़ हमारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर में हम लोग बोलते थे 4.9 kg। फिर दूसरा हमारा ड्रॉप हाइट, कितने हाइट से हम लोग हैमर को गिराते थे, तो हम लोग SPT में मतलब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 300 mm से, और इसमें हमारी कितनी थी, तो 450 mm थी। अब हमको इसमें निकाल लेने सकते हैं हम लोग एनर्जी इम्पार्टेड पर ब्लो। तो एनर्जी इम्पार्टेड ब्लो कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी इम्पार्टेड पर ब्लो कैसे निकालेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किस में, तो हैमर वेट इंटू ड्रॉप हाइट में। तो हैमर वेट कितना है यहाँ पे 2.7 इंटू 300। अब हमको इसको जूल में करना है तो मल्टीप्लाई कर दिए 9.81, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7946.1 जूल। अब इसको किलो जूल करना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.95 किलो जूल आ जाएगी। अब इसी तरह इसमें भी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में भी निकालना है, तो कितनी हो जाएगी 4.9 इंटू 450 इंटू 9.81। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 21.62 किलो जूल आ जाती है। अब यही चीज़ हमारा SPT में और हमको पता है कि नंबर ऑफ सॉइल लेयर कितना होता है, तो नंबर ऑफ सॉइल लेयर इसमें होती है 3 होती है, और हमारा नंबर ऑफ ब्लोज कितना होता है, तो नंबर ऑफ ब्लोज हमारा इसमें 25 होती है, और मॉडिफाइड में यहाँ पे 5 होती है, यहाँ पे ये होती है। तब हम यहाँ पे निकाल लेना है हमको क्या, एनर्जी इम्पार्टेड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हमने पर ब्लो निकाल लिया है, अब यहाँ पे पर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में क्या वैल्यू निकली थी, तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हमारी वैल्यू निकली 7.95 किलो जूल है। अब तो नंबर ऑफ सॉइल लेयर कितना है 3 इंटू 25, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 596। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सेम चीज़, तो 21.62 इंटू 5 इंटू 25, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाती है 2703। अब यहाँ पे पूछा गया आपको मॉडिफाइड टू स्टैंडर्ड, तो मॉडिफाइड की वैल्यू कितनी आई, तो मॉडिफाइड की वैल्यू हमारी आई 2703, और स्टैंडर्ड की कितनी आई स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की,
तो कितनी आई 596 आई। तो 596 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.5। तो हम लोग चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया 10 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 4.5 बी इज़ द करेक्ट आंसर। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हैमर का वेट कितना होता है, ड्रॉप हाइट कितनी होती है, नंबर ऑफ सॉइल सैंपल लेयर कितना होता है, ब्लो कितना होता है, यही चीज़ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में कितना होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी पर यूनिट वॉल्यूम बोलेगा तो हम लोग सॉइल का लेयर भी लेंगे और नंबर ऑफ ब्लो भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 300, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट। फ्लो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। फिर दूसरा दिया नो टू फ्लो लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तीसरा दिया नो टू फ्लो लाइन्स आर क्रॉस टू ईच अदर। तो पहला स्टेटमेंट आपको दिया है फ्लो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। ये बिल्कुल सही बात है कि फ्लो लाइन्स हमारा ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया नो टू फ्लो लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। बिल्कुल हमारा टू फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स नेवर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया नो टू फ्लो लाइन्स आर क्रॉस टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोई टू फ्लो लाइन्स हमारा क्रॉस ईच अदर नहीं होता है, मतलब हमारी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 आर करेक्ट, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।